हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। आज हम लोग 1 दिसंबर के शिफ्ट 3 यानी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ स्कूल्स के नाम दिए हुए हैं ABCD और उस स्कूल में नामांकित विद्यार्थियों की कुल संख्या दी हुई है। जो भी नामांकित विद्यार्थी है उनका प्रतिशत दिया हुआ है जिन्होंने जीव विज्ञान को चुना है और जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्र और छात्राओं का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्राओं की संख्या का अनुपात बताएं। किसमें किसमें? बी और डी में। तो देखिए बी में जो है, बी में छात्र और छात्राओं का जो रेशियो है वो 5:7 है और टोटल जीव विज्ञान वाले का जो परसेंटेज है वो 36% है। यानी हम कह सकते हैं कि 12 यूनिट का वैल्यू ही 36% है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता हो गया 3%। में छात्राओं की संख्या सिर्फ चाहिए तो 7 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 21%। ठीक है, तो जो स्कूल बी है उसमें 21% छात्राएं ऐसे हैं जो जीव विज्ञान लेती हैं। बी में देखा जाए तो छात्र और छात्राओं का जो रेशियो है वो 3:9 है और टोटल परसेंटेज 18 है। यानी कह सकते हैं कि 12 यूनिट ही 18% है। तो यहाँ से हमें छात्राओं का यानी 9 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 4 से भाग कर देंगे तो 9/2%। ठीक है, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 27/2%। यानी डी में कुल 27/2% छात्राएं ऐसी हैं जो जीव विज्ञान लेती हैं। हमें इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए। तो बी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 400 और 400 का 21% जो है छात्राएं हैं, तो 400 का 21% अनुपात निकालना है। तो दोनों के नीचे 100 आएगा तो 100 देने से कोई फायदा है नहीं। और डी में जो है 800 है तो 800 का कितना हो जाएगा? 800 का 27/2% हो जाएगा। तो 400 से ये कट गया 2 बार में, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 7 बार में और 3 से ये 9 बार में। तो रेशियो कितना आ गया? 7:9। यानी बी और डी में जीव विज्ञान चुनने वाले छात्राओं की जो संख्या का अनुपात है वो 7:9। निम्न आकृति में x + y + z का मान ज्ञात करना है। देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें जो है बाह्य कोण, जो बड़ा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABD, ट्रायंगल ABD, ठीक है। इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो बाह्य कोण है वो 120 डिग्री है और इसका अंत अभिमुख कोण कौन कौन हो गया? एक एंगल B हो गया और एक एंगल पूरा का पूरा A हो गया, है ना। 120 डिग्री जो बाह्य कोण है उसका अंत अभिमुख कोण एंगल B और एंगल A। तो एंगल A क्या है? x और y यानी x + y और एंगल B क्या है? एंगल B है Z। तो एंगल A प्लस एंगल B मिला के ही ये बाह्य कोण के बराबर होगा यानी 120 डिग्री के बराबर होगा। तो x + y + z का वैल्यू कितना हो गया? 120 डिग्री हो गया। कह रहा है 27 के पावर 27 + 27 के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो 27 के पावर 27, इसमें अगर हम 1 पे पावर 27 जोड़ के और इसमें से 1 घटा ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 27 है तो प्लस का 27। ऐसा इसलिए आपको पता होगा कि a पे पावर n प्लस b पे पावर n, अगर n विषम हो तो ये संख्या का एक जो फैक्टर होता है, एक जो भाजक होता है वो a + b होता है। तो इस हिसाब से इस संख्या का जो एक भाजक होगा वो 27 + 1 यानी 28 होगा। 27 + 1 यानी 28 होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये नंबर पूरा पूरा 28 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बच गया इधर -1 और प्लस का 27, -1 और प्लस का 27 मतलब कितना? 26। और 26 में जब हम लोग 28 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 26 बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 26। कह रहा है tan 240 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो tan 240 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 240 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री + 60 डिग्री।
और tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा यानी tan 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। ठीक है, कह 2 tan 60 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जो है इसमें tan 60 डिग्री का वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। sin 2 थीटा इक्वल टू tan के पदों में होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री है। तो इस वाले चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा यानी 2 इंटू 60 डिग्री यानी sin 120 डिग्री। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो sin 120 डिग्री के बराबर है। और sin 120 डिग्री देखोगे ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो sin 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस थीटा। और sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा ही होता है। तो ये sin 60 डिग्री के बराबर हो जाए। ठीक है, sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो ये sin 60 डिग्री के बराबर हो जाए। कह रहे यदि a प्लस बी बराबर 11 है और ए बी जो है 35 है, तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 ज्ञात कीजिए। देखिए, तो 35 एक होता है 7 गुना 5, और 7 गुना 5 और 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 11 नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो एक बार फैक्टर करके जोड़ अगर दिया है या घटाव दिया है तो वो चेक कर लीजिएगा। कभी कभी एग्जैक्ट नंबर पता हो जाता है तो ये मान आसानी से निकल जाता है। यहाँ पर ऐसा केस नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले होल स्क्वायर कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 11 का एक स्क्वायर 121। ए बी का वैल्यू 35 रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर 35 गुना 70 हो जाएगा, तो 121 में से 70 माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 51, है ना। 121 में से 70 जाएगा तो ये 51। अब फिर से अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 51 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दे, क्योंकि ए बी का वैल्यू 35 है, तो ए बी का इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a पे 4 प्लस b पे पावर 4 प्लस 2 इंटू 35 का स्क्वायर इक्वल टू 51 का स्क्वायर, यानी a पे पावर 4 प्लस b पे पावर 4 इक्वल टू 51 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 35 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे 5 गुना 10, यानी इसका यूनिट 0 होगा और इसका 1 होगा, तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए। दो ऑप्शन खत्म हो गए, दो ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 51 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 गुना 10 शून्य हासिल 1, और इधर हो गया 25 और 1 26, माइनस 2 इंटू 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर 25 25, 2 5 15 2 30, 3 और 3 9 और 12 1225। इधर हो गया 26 0 1 माइनस 12 गुना 2450, 2450 यानी घट के कितना आ जाएगा, 151। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। कह रहे हैं कि निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है, तो राशि ज्ञात की। तो 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना परसेंट हो जाएगा, तो 14 या 42%। और उसी धनराशि पर उसी दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 14 25 70%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 28%। और यही 28% रुपए में दिया हुआ है, ये वाला ब्याज इस ब्याज से 4200 रुपए कम है, यानी 28% ही क्या है, 4200 रुपए है। तो यहाँ से हम लोग 4% का वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 से दोनों तरफ काट देते हैं, तो 4% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 छक 42 यानी 600 रुपए। हमसे मूलधन पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, यानी 100% का वैल्यू 25 से गुना कर देंगे, तो 25 छक 150 और 2 शून्य, यानी जो मूलधन थी, जो राशि थी वो कितनी थी, 15,000 रुपए थी। कह रहा है नीचे दिया गया वृत्त
8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या 2000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये 8 कंपनी है, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी और डब्ल्यू, और इनके द्वारा जो है बेची गई बाइक की संख्या का प्रतिशत बता रहा है। टोटल बाइक 2000 बेचा गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी, क्यू, आर, एस द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या टी, यू, वी, डब्ल्यू द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है? पी, क्यू, आर, एस, तो 19 और 21 हो गया कितने? 40, 5, 45, 65% बेचा गया है टोटल इन चार के द्वारा। और टी, यू, वी, डब्ल्यू इनके द्वारा 23 और 2 25 और 3 35%। ठीक है, तो आप पहले औसत निकालो तब अंतर निकालो, या पहले अंतर निकाल के फिर औसत निकालो, बात एक ही है। तो इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना आ जाएगा? 30%। तो इन अंतर का औसत, तो ये सब कितना का है? 4 कंपनी का है, तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/2%। यानी इन दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए बाइकों की संख्या का जो औसत अंतर है, कि औसत का जो अंतर है वो 15/2% के बराबर है। टोटल का 15/2% और टोटल बाई कितना है? 2000। तो 2000 का 15/2% हटाने के लिए 100 से भाग, 20 से 20 कैंसिल और 2 से ये 10 बार में, यानी कितना हो गया? 150। यानी इन दोनों ग्रुपों के द्वारा जो बाइक बेची गई हैं उनमें औसत का जो अंतर है वो 150 है। कह रहा है यदि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 7 है और थीटा न्यून कोण है तो 5 sin थीटा का वैल्यू बताइए। tan थीटा प्लस sec थीटा, या पहले लिख लीजिए sec थीटा प्लस, प्लस में है तो किसी को पहले बाद में लिख सकते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7। तो आपको पता ना होना चाहिए कि sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/7। दोनों को अगर जोड़ दें तो यहाँ से 2 sec थीटा इक्वल टू 7×7 और 1 50/7, 2 से कट जाएगा 25 बार में, यानी sec थीटा, या उल्टा कर दे तो cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा 7/25। आपसे साइन थीटा पूछा है तो cos थीटा अगर 7/25 है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 24/25, क्योंकि 7, 25 और ट्रिपलेट एक होता है 24, तो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट। तो अगर ये आधार 7 है, कर्ण 25 है, तो लंब 24 हो जाएगा। तो साइन थीटा 24/25। आपसे पूछा है 5 साइन थीटा का वैल्यू, है ना? 5 से 25 5 बार में कट जाएगा तो 24/5 हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 3 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो 6 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, और इसका एचसीएफ 3 है तो 3 यानी 90 हो जाएगा। ऐसे निकालिए कि आप पहले संख्या निकाल लीजिए। दो संख्या का अनुपात 6:5 है और एचसीएफ 3 है, तो एक संख्या 18 हो गया और दूसरा संख्या 15 हो गया। तो 18 और 15 का आपसे एलसीएम पूछा है, तो यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे तो वो भी क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा करते हैं तो उस कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? तो 450 पुरुष 20 दिन में करते हैं तो कितने पुरुष 30 दिन में करेंगे? तो 30 से ये कट जाएगा कितना बार में? 15 45, यानी 30 से ये कट जाएगा 15 45 15 बार में ना। तो यहाँ से x का वैल्यू 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा। तो 300 व्यक्ति लगेंगे अगर आपको 30 दिनों में काम कराना है। कह रहा है एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है, तो P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है, तो धारा की चाल क्या है? तो देखिए एक तैराक है जो एक बिंदु P से धारा की दिशा में धारा के विपरीत दिशा में 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगला 6 मिनट तक जो है धारा की दिशा के साथ तैरता है और Q तक पहुंच जाता है। तो P और Q के बीच की दूरी दी है 120 मीटर धारा की चाल। तो मान लीजिए कि जो P का जो तैराक का चाल है वो x है,
और धारा की चाल जो है वो y है। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, और x माइनस वाई चाल से 6 मिनट में कितना दूरी तय किया, तो कहोगे 6, और चूंकि मिनट में है तो हम इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देते हैं। ये एक्स वाई किलोमीटर पर घंटा में मान लिए, क्योंकि जो पूछ रहा है वो किलोमीटर पर घंटा में ही मान रहा है, ठीक है। तो ये हो गया धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। और धारा की दिशा में तय की गई दूरी, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, इसमें भी 6 मिनट ही लगता है तो 6/7। ये शुरुआत किया था P से और ये पहुंच गया Q, तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर क्या होगा, तो आपको पता है कि धारा की दिशा में ज्यादा दूरी तय किया होगा, क्योंकि समय समान है और धारा की दिशा में चाल ज्यादा हो जाएगा, तो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है। इन दोनों के बीच का अंतर ही 120 मीटर है, यानी x प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा 1/10, और इसमें से घटा दे x माइनस वाई इंटू 1/10, यही दूरी दे रखा है 120 मीटर, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर घंटा में काम कर रहे हैं, तो ये दूरी किलोमीटर में होगा, तो इसको 1000 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ से 1/10 कॉमन, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी 12/100। इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी y से x कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 12/10, यानी y इक्वल टू 6/10, और 6/10 का मतलब होता है 0.6। y क्या था, धारा की दिशा, धारा की चाल, तो धारा की चाल हो गई 0.6 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा है एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट दी गई है, एकल छूट के बराबर होगा, तो 15 प्लस 12 माइनस 15 गुना 12/100, ये हो गया 27, और 12 गुना 15 180/10 करेंगे, यानी 1.8, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 25.2%, ठीक है। कह रहा है दी गई आकृति ए में जो है AB बराबर 7 है, AB बराबर कितना है, 7, AC बराबर ई है, AC बराबर AE है, और BC 11 है, BC 11 है, तो EB की लंबाई देखिए, इन दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, और आपको पता है ये सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण ये बराबर होगा। तो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के साथ जो बीच में कोण बन रहा है वो भी बराबर है, तो सर्वांग में यानी कांग्रुएंसी में एक प्रमेय होता है ACS, साइड एंगल साइड, ठीक है। भुजा कोण भुजा या भू को भू प्रमेय से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, यानी सभी अंगों में क्या है, समान है। तो सभी अंगों में समान है, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, AD के, तो ED के, अगर BC 11 है तो ED भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को पूरा करने में B से 4 गुना अधिक तथा C से 5 गुना अधिक समय लेता है, एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। B अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, तो देखिए A, B और C तीन व्यक्ति है, A को B से 4 गुना अधिक लगता है और C से 5 गुना अधिक लगता है, तो हम मान लेते हैं A 20 है, तो B कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इससे 4 गुना अधिक है, और C से 5 गुना अधिक है, तो C कितना हो जाएगा 4। ये दिन की बात हो रही है, तो इसके क्षमता का रेशियो हम लोग पता कर सकते हैं। क्षमता क्या हो जाएगा, 1/20 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4, 20 से गुना कर दे तो 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 5, यानी A एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो B एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो C एक दिन में 5 काम कर रहा है। तीनों मिलाकर 4 दिन में काम पूरा करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 4 9 और 1 10, और ये पूरा 4 दिन में कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम हुआ, 40, यानी टोटल काम हो गया 40। और ये काम किसको करवाना है, किसे करवाना है, B से। B अकेले एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 40 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। तो B अकेले इस काम को करे तो 10 दिन में काम समाप्त कर पाएगा। करेक्ट, त्रिभुज ABC में एंगल BAC, कोण BAC का जो समद्विभाजक है वो रेखा BC को B पर काटता है। यदि BD 6 है, BC 14 है, तो AB अनुपात AC निकालना है।
एक त्रिभुज है एबीसी जिसमें एंगल बी ए सी का जो समद्विभाजक है वो बीसी को डी पर मिलता है। बीडी आपको छेद रखा है और बीसी ये पूरा 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो जो बीडी और डीसी का रेशियो हो गया, बीडी रेशियो डीसी, वो हो गया 6 रेशियो 8 यानी 3 रेशियो 4। और आपको पता होगा कि बीडी रेशियो डीसी ही किसके बराबर होगा, एबी रेशियो एसी के बराबर होगा। यानी एबी रेशियो एसी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। कह रहा है एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसके बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए एक महिला है, महिला का ये इनकम हो गया, वो ये एक्सपेंडिचर हो गया यानी खर्च, और ये उसका सेविंग यानी बचत हो गया। तो खर्च यानी व्यय और बचत का अनुपात दे रखा है 5:1 यानी उसका इनकम 6 रहा होगा। तो हम इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 6 को 60 बना देते हैं, 5 को 50 और 1 को 10 कर देते हैं। अब उसका इनकम जो है 10% बढ़ा, यानी 60 का 10% कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई, इसमें 6 की वृद्धि हुई और व्यय में 20%, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा 10। अब बताइए कि इनकम उसका 6 ही बढ़ा लेकिन खर्चा वो 10 बढ़ा दी महिला, तो इसका मतलब क्या, सेविंग 4 कम हुआ होगा, क्योंकि इनकम तो 6 ही बढ़ा और खर्चा 10 बढ़ा दी। इसका मतलब क्या, सेविंग 4 कम गया, यानी सेविंग में 4 की कमी आई। पहले 10 थी, 4 की कमी आ रही है, तो 4 की कमी कितना में, 10 में, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%। तो यहाँ से क्या हो गया, 40% की कमी आ गई उसकी सेविंग में, ठीक है। उसके सेविंग में 40% की क्या आ गई, कमी आ गई। इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जनरल परसेंटेज निकाल के, दूसरा तरीका क्या है कि एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, और बीच में आप रखें किसको, इनकम को। एक्सपेंडिचर और सेविंग जो होता है इसमें विलोमानुपाती होता है। मतलब क्या कि अगर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सेविंग कमेगा और सेविंग बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर कमेगा। तो इसका रेशियो हम लोग उल्टा लिख लेंगे, जो 5:1 दिया है उसको 1 क्या लिख लिए, 5, ठीक है। अब इनकम में 10% की वृद्धि हुई, एक्सपेंडिचर यानी व्यय में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप है 10%, और यूनिट में 1 यूनिट के बराबर है। तो 5 यूनिट में कितना हो जाएगा, 5 यूनिट में 50% हो जाएगा। अब ये चीज अगर इनकम से ज्यादा है तो ये चीज इनकम से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये चीज अगर इनकम से ज्यादा है तो ये चीज इनकम से कम होगा। तो 10 से 50% कम होगा, यानी कितना हो जाएगा, -40%। यानी जो सेविंग थी उस सेविंग में 40% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कह रहा है किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है, तो अब उस बर्तन में कितना दूध बचा। 5 लीटर दूध निकलता है 25 लीटर में से, यानी कितना भाग निकल गया, 1/5 भाग। अगर 1/5 भाग निकल गया तो शेष कितना बचेगा, शेष 4/5 भाग। यानी 25 लीटर दूध में से पहला बार 1/5 निकाले तो 4/5 निकला, ठीक है, 4/5 बचा। यह प्रक्रिया 2 बार और, यानी एक बार तो ये हो गया, इसके अलावा 2 बार और, तो फिर अगला बार में 4/5 बचेगा, अगला बार में 4/5 बचेगा। तो 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 64, नीचे हो गया 5, यानी 12×5 = 60, 12.8 लीटर। तो कितना दूध बचेगा, 12.8 लीटर। कह रहे कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% के लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा। एक है कपिल, एक है कपिल, एक है सचिन और एक है रोहित। कपिल दिया 15% पर सचिन को, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, यानी 20 का चीज इसको दे दिया 23 में। और सचिन 12%, 12% का मतलब क्या हो गया, 12% का मतलब 3/25, यानी 25 का चीज कितना में दे दिया, 28।
ठीक है, तो सचिन को का यहाँ 23 है और यहाँ 25 है, इसको इक्वल करेंगे तो 25 से इसमें गुना कर लेते हैं और इसमें गुना कर लेते हैं कितना से 23। तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है, सचिन सचिन का तो कोई काम ही नहीं है, हमें कपिल रोहित से कपिल में आना है। ठीक है, यानी कपिल का कितना हो गया, कपिल का हो गया 25 गुना 50 यानी 500 और रोहित का हो गया 28 गुना 23, यानी रोहित इतना में खरीदा था तो कपिल इतना में खरीदा। आपको दे रखा है कि रोहित 322 में खरीदा, तो 322 जो है वो कितना यूनिट का वैल्यू है, 28 गुना 23 का वैल्यू है, तो हमें कितना का निकालना है, 500 का निकालना। तो 23 से कट जाएगा ये, 23 से कम 23, 23 चौका 92 और 14 दूना 28, 2 से ये कट गया 250 बार। ठीक है, तो कपिल को कितना पड़ा था, 250। कह रहा नीचे तालिका में 6 वर्षों में दो कंपनी C1 तथा C2 की आय को दर्शाती है। वर्ष दिया हुआ है PQRS TU और कंपनी C1 C2 का जो है आय दिया हुआ है। नीचे दो कथन है और पूछ रहा है दोनों में से कौन सही नहीं है। P में C1 की आय वर्ष Q में C2 की आय का 33.33%। तो P में C1 की आय कितनी थी, 750 और Q में C2 की आय कितनी थी, 250। तो क्या ये 250 का 3.3% है, बिल्कुल नहीं, ये तो 300% हो जाएगा, है ना। 750 जो है 250 का कितना प्रतिशत है, तो 300% हो जाएगा, तो पहला सही नहीं। दूसरा कह रहा है कि T1 में C1 और C2 का औसत है 400 है, P में C1 और C2 का है, तो 530 और 270 कितने हो गए, 800 और 800 का एवरेज करेंगे यानी 2 से भाग करेंगे तो 400। तो बात सही है कि वर्ष T में जो है C1 और C2 का जो औसत आय है वो 400 है। तो इसमें सही नहीं है कौन पूछ रहा है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ गलती हो सकती है। सही नहीं कौन है, तो जो अथन्यक है वो सही नहीं है, यानी केवल 1 सही नहीं है। कह रहा है x प्लस वाई अगर 36 है तो x माइनस 27 का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 9 का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ जब हम करेंगे x माइनस 27 प्लस वाई माइनस 9 और इंटू समथिंग, मतलब इन दोनों का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस में ए इंटू बी आएगा, तो ये बात की बात है, ये चीज ही जीरो हो जाएगी क्योंकि x प्लस वाई और माइनस 27 और माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 36 इंटू समथिंग, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना दे रखा है 36, तो 36 माइनस 36 क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऐसे सोच सकते हैं कि x प्लस वाई अगर 36 है तो x को अगर हम 27 ले ले और y को हम 9 ले सकते हैं ऐसा, तो 27 माइनस 27 जीरो का क्यूब और 9 माइनस 9 जीरो का क्यूब, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कह रहा है कि दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। यानी यहाँ जो दिया हुआ है अलग एक कंपनी के अलग अलग जो मद है उस पर व्यय के प्रतिशत को दर्शा रहा है। कह रहा है ऋण पर ब्याज की राशि 3.5 करोड़ है तो वेतन करों और बुनियादी ढांचों पर व्यय की कुल राशि क्या है। आपको ऋण पर ब्याज दिया हुआ है, ऋण पर ब्याज ये है जो कि 17.5% दिया हुआ है, और इसी 17.5% का वैल्यू 17.5% का वैल्यू कितना है, 1.15 करोड़, ठीक है, 3.15 करोड़। आपसे पूछ रहा है वेतन कर और बुनियादी ढांचा, वेतन पर 20, कर पर 10, 30 और बुनियादी ढांचा पर 20, यानी 50% का वैल्यू पूछेगा। दशमलव हटा दे तो 175 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.15 करोड़, 31.5 करोड़। तो यहाँ से अगर 7 से कैंसिल कर दे इसको 25 बार में, और 7 से ये कट जाएगा, 7 छक 28 और 7 पचे 35, यानी 25 यूनिट का आ गया है इतना, तो 50 यूनिट का हो जाएगा कितना, 9 करोड़। ठीक है, कह रहा है वाई प्लस 1/y इक्वल टू 3, वाई प्लस 1/y इक्वल टू 3, तो वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 2 का वैल्यू, तो इसका क्यूब कर देंगे, वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, यानी 27 माइनस 9 18, और प्लस में आपसे 2 भी पूछा है तो प्लस का 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस के धातु गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। तो वो पिघलाकर जब एक चीज से दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा, है ना। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, आर है इसका कितना 13, तो 13 का क्यूब इक्वल टू, इसे बनाया जाता है एक शंकु। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, इसका व्यास है 13, तो आर हो जाएगा 13/2 ना, 13/2 इतना का स्क्वायर इंटू एच पता नहीं, एच निकालना है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल, 4 गुना 13 गुना 13 गुना 13 इक्वल टू 13 गुना 13/4 इंटू एच। 13 गुना 13 से 13 गुना 13 कैंसिल, यानी 16 गुना 13 इक्वल टू एच, यानी एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 18, यूनिट डिजिट 8 एक ही में है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 208 सेंटी। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 mm व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है, निर्मित तार की लंबाई। तो यहाँ भी एक चीज को पिघलाकर दूसरा चीज बनाया जाता है, तो आयतन क्या होगा बराबर होगा। व्यास 18 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 9, और गोला है तो 4/3 पाई आर क्यू यानी 9 का क्यू इक्वल टू, बेलन तार कैसा होता है बेलनाकार, तो पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 6 mm व्यास है तो 3 mm हो जाएगा, और mm को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग, ये हो गया सेंटीमीटर, इतना का स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 गुना 9 गुना 9 गुना 9 इक्वल टू 9/100 इंटू एच। एक 9 से एक 9 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार में, 27 चौका 108 गुना 100 इक्वल टू एच। ये सेंटीमीटर में आया है और ऑप्शन सारे मीटर में है ना। मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी 108 मीटर। ठीक है, तो जो तार की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 108। तो आशा करते हैं आपको वीडियो या पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।